हेलो एंड वेलकम। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं असाधारण अवकाश के बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसके प्रावधान राजस्थान सेवा नियम 96 में किए गए हैं। इस अवकाश को सामान्यतः कर्मचारी बोलचाल की भाषा में अवैतनिक अवकाश के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण यह है कि इस अवकाश के उपभोग के दौरान किसी भी प्रकार का वेतन कर्मचारी को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इस अवकाश में कर्मचारी को बिना वेतन के रहना पड़ता है। चूँकि यहाँ वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, तो एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस बिना वेतन की अवधि का कर्मचारी के सेवा काल से जुड़े विभिन्न पक्षों पर क्या क्या प्रभाव रहता है। जैसे क्या यह अवधि इंक्रीमेंट के लिए काउंट की जाएगी, एसीपी पर इसका प्रभाव क्या रहेगा, क्या ऐसी अवधि पेंशन के लिए भी गिनी जाएगी अथवा नहीं। इन सभी बिंदुओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि यह अवकाश कर्मचारी द्वारा किन किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में यह अवकाश अनुज्ञेय है। देखिए, नियम की जो भाषा है उसके अनुसार यह अवकाश एक तो उस परिस्थिति में देय है जहां कर्मचारी के पास अन्य कोई अवकाश शेष नहीं है, या फिर अवकाश शेष है फिर भी कर्मचारी यदि इसी अवकाश के लिए आवेदन करता है तो भी उसे ये अवकाश प्रदान कर दिए जाएंगे। यहाँ इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वह प्रोबेशनर ट्रेनीज के लिए नहीं है। प्रोबेशनर ट्रेनीज के असाधारण अवकाश के प्रावधान बिल्कुल भिन्न है। उसके संबंध में हमने एक वीडियो पहले पब्लिश किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम जो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड है उसमें इस नियम के क्या प्रभाव रहते हैं उसी पर चर्चा करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि लंबी बीमारी या कोई ऐसे जटिल कारणों की वजह से कर्मचारी के लीव अकाउंट के सभी अवकाश समाप्त हो जाते हैं, जैसे उपार्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अर्धवेतन अवकाश। उसके बाद भी यदि कर्मचारी को अवकाश की आवश्यकता रहती है तो उसके पास असाधारण अवकाश का विकल्प रहता है, जिस अवकाश को स्वीकृत कराने से उसको वेतन तो प्राप्त नहीं होगा लेकिन उसके सेवा काल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, वहाँ कोई, इसलिए यह अवकाश स्वीकृत करवाया जाता है। साथ ही कई बार कुछ कर्मचारी विलफुल अब्सेंस यानी जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित रहते हैं और लंबी अवधि के बाद उनके द्वारा कार्य ग्रहण किया जाता है, तो जो अनुपस्थिति की अवधि है उसको कार्यालय अध्यक्ष चाहे तो असाधारण अवकाश स्वीकृत करके नियमित कर सकते हैं, ताकि सर्विस ब्रेक नहीं हो और उनकी पूर्व की सेवा फॉरफिट नहीं हो। अन्यथा आप जानते हैं कि विलफुल अब्सेंस के मामले में पूर्व का सेवा काल जब्त हो जाता है, वो पेंशन के लिए गणना के योग्य नहीं होता है। यह पूर्णतया अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उस विलफुल अब्सेंस, जानबूझकर अनुपस्थिति अवधि को चाहे तो असाधारण अवकाश स्वीकृत करे, अन्यथा नहीं करे। यह अवकाश सामान्यतः लंबी बीमारी के मामलों में या किसी अध्ययन के प्रयोजनार्थ जहाँ अन्य अवकाश कोई शेष नहीं है आदि उद्देश्य से स्वीकृत किया जाता है या करवाया जाता है। अवकाश अवधि के संबंध में देखें, आप विभिन्न अधिकारी अपने शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अपनी सक्षमता के भीतर इस अवकाश को स्वीकृत कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्यालय अध्यक्ष के पास एक बार में अधिकतम 120 दिवस तक के अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति होती है, तो कार्यालय अध्यक्ष एक बार में 120 दिन तक का असाधारण अवकाश भी स्वीकृत कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इन अवकाशों का क्या प्रभाव कर्मचारी के विभिन्न सेवाकाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रहता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंशन योग्य सेवा के बारे में। यह बिंदु अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि 2004 के पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारी पहले पेंशन के लिए पात्र नहीं थे। वह एनपीएस स्कीम के अंदर उनकी नियुक्ति होती थी, परंतु अब सभी कर्मचारी चूँकि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आ गए हैं तो सेवानिवृत्ति पर वह पेंशन के अधिकारी हो गए हैं, तो सेवानिवृत्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा की गणना की जाती है। उसी के आधार पर पेंशन राशि का उदाहरण होता है। तो क्या साधारण अवकाश की इस अवधि को पेंशन के लिए गिना जाएगा या नहीं? देखिए, यहाँ सामान्य नियम यह है कि असाधारण अवकाश को पेंशन के लिए काउंट नहीं किया जाता है। फिर भी कुछ रिलैक्सेशन है, कुछ अपवाद है। अगर उन परिस्थितियों में इस अवकाश का उपभोग किया जाता है तो ऐसी अवधि भी पेंशन के लिए काउंट की जाती है। आइए हम देखते हैं कि वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। यदि असाधारण अवकाश मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, अर्थात अपनी किसी बीमारी के आधार पर लिया गया है,
अध्ययन के उद्देश्य से लिया गया है, अध्ययन अवकाश, या किसी नगरीय अशांति या प्राकृतिक आपदा के कारण कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हो सका हो, ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हो और उस कारण से वो अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुआ हो और उसके कारण उस अवधि के लिए उसको अवैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश लेना पड़ा हो। तो इन 3 परिस्थितियों में यदि असाधारण अवकाश का उपभोग किया जाता है तो वह अवधि पेंशन के लिए काउंट की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के असाधारण अवकाश पेंशन के लिए काउंटेबल नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ईयरली इंक्रीमेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए क्या इस प्रकार की अवधि गिनी जाएगी या नहीं। इंक्रीमेंट का जो 7th पे कमीशन जिसमें अभी हम सैलरी ले रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट के लिए प्रोविज़न ये है कि कर्मचारी को 1 वर्ष में, 1 वर्ष का आशय ये हो गया, चूँकि 1 जुलाई को हमें इंक्रीमेंट मिलता है तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून यहाँ 1 वर्ष अवधि मानी गई है। इसमें किसी कार्मिक को 6 माह या अधिक की सेवा होने पर नेक्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट देय होता है। यदि 6 माह तक भी सेवा पर नहीं रहा हो तब भी उसे इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, लेकिन 6 माह से जैसे ही उसने अधिक अवकाश का उपभोग कर लिया तो फिर वो इंक्रीमेंट के लिए यहाँ अपात्र हो जाता है। उसे इंक्रीमेंट उस साल नहीं मिलकर आगामी वर्ष में मिलता है। इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं आप। अन्य सभी अवकाश यहाँ इंक्रीमेंट के लिए काउंट किए जाते हैं। सिर्फ असाधारण अवकाश के बारे में ही यहाँ बात कर रहे हैं। तो 6 माह तक भी यदि कोई कार्मिक असाधारण अवकाश पर रह जाता है फिर भी उसको इंक्रीमेंट देय होता है। अब देखिए इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है। यदि असाधारण अवकाश मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर लिए हों तो वह सारी अवधि इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगी। जैसा कि पेंशन में देखा था हमने, वहाँ भी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर यह अवकाश अवधि जहाँ काउंट हो रही थी, इंक्रीमेंट के लिए भी काउंट होगी। और अन्य अवकाश जो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं लिए गए हैं, ऐसे अन्य असाधारण अवकाश सामान्यतः काउंट नहीं होंगे, लेकिन कार्यालय अध्यक्ष को यह पावर है राजस्थान सेवा नियम 31 में, चाहे तो वह आदेश जारी करके ऐसी अवधि को भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसीपी के बारे में। एसीपी में यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर या अन्यथा असाधारण अवकाश, इसका अंतर समाप्त है। एसीपी में दोनों ही प्रकार के असाधारण अवकाश को एसीपी के लिए काउंट किया जाता है। आप चाहे कर्मचारी ने यहाँ असाधारण अवकाश का उपभोग किया हो, लेकिन वह समस्त अवधि एसीपी के लिए काउंटेबल होगी, उस अवधि में से कम नहीं की जाएगी। यहाँ मात्र एक छोटा सा अपवाद है, वह यह है कि परिवीक्षा काल में जो असाधारण अवकाश की अधिकतम उपभोग की सीमा निर्धारित की गई है, उससे अधिक के अवकाश यदि उपभोग किए जाएंगे किसी कार्मिक द्वारा तो वह अवधि काउंट नहीं की जाएगी असाधारण अवकाशों की। बाकी सारी अवधि यहाँ काउंटेबल होगी एसीपी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रिविलेज लीव, उपार्जित अवकाश के बारे में। उपार्जित अवकाश जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस में कार्मिक के लीव अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को 15 अवकाश पीएल एडवांस में क्रेडिट कर दिए गए हैं किसी कर्मचारी के, और मार्च माह में यानी उसी 6 मंथ के पीरियड में मार्च माह में 30 अवैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश का उपभोग कर लिया जाता है। तो आरएसआर रूल 91 यह प्रोविज़न करता है कि प्रत्येक 10 दिवस के असाधारण अवकाश के उपभोग के आधार पर एक उपार्जित अवकाश उनके लीव अकाउंट में से कम किया जाएगा यदि यह पहले ही क्रेडिट कर दिया गया हो। तो इस एग्जाम्पल में चूंकि 15 अवकाश पहले ही क्रेडिट किए जा चुके हैं, तो 30 असाधारण अवकाश के एवज में यहाँ 3 उपार्जित अवकाश उनके लीव अकाउंट में से कम किए जाएंगे। तो जहां पहले 15 अवकाश क्रेडिट हुए थे वहां 12 ही अवकाश क्रेडिट रहेंगे, 3 को कम करना आवश्यक होगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्धवेतन अवकाश की। 93 आरएसआर रूल 93 में इसका प्रोविज़न है। तो अर्धवेतन अवकाश जो हमें मिलते हैं उसके संबंध में प्रोविज़न ये है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिवस का अर्धवेतन अवकाश अर्जित होगा। अब यहाँ असाधारण अवकाश के इनके संबंध में कोई प्रावधान यहाँ वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार हमने असाधारण अवकाश के पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहिए
आने वाले समय में ऐसे ही और उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।